साथियों नमस्कार। माई सेल्फ सुनील कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मानिकपुर डिस्ट्रिक्ट। साथियों, अपने हमारे पूर्व के वीडियो में जिस प्रकार से भारतीय इतिहास के विभिन्न आयामों को देखा, सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगले वीडियो में मैं यूरोप के इतिहास के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से फ्रांस की क्रांति यूरोप की ही नहीं, अपितु विश्व की एक महान घटना थी। इस क्रांति ने विश्व मानवता को स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का संदेश दिया। यह केवल शास्त्रों की ही क्रांति नहीं थी, अपितु मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर भी, उसके विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालने का कार्य किया। 18वीं शताब्दी के दौर में फ्रांस राजनैतिक रूप से जो राजतंत्र का ताना बाना था वह, और सामंतों के प्रभाव से जिस प्रकार की एक व्यवस्था बन गई थी, और जो तृतीय वर्ग है, जो जनता है, आम जनता, उसके कार्यों का, उसके समस्या का निदान नहीं हो पा रहा था। ये वे कारण थे जिसके कारण से वह क्रांति हुई। क्रांति के परिप्रेक्ष्य में 18वीं शताब्दी में फ्रांस में गहरा असंतोष व्याप्त था। राजा की निरंकुशता और भ्रष्टाचार, सामंतों का चर्च के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार, जो सामंत एक प्रकार से जनता और राज्य के मध्य मध्यस्थता की बात के लिए निहित किए जाते थे, उनका वैमनस्यपूर्ण व्यवहार, ये सारे आयाम थे जो कि इसकी विभीषिका के परिप्रेक्ष्य में इस क्रांति के कारणों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मैगलिन ने फ्रांस की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में इसे विशालकाय अराजकता कहा है। वहीं केटल्बी ने कहा कि फ्रांस में वे सभी तत्व विद्यमान थे जो कि किसी भी देश को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। तो इसके आयाम में मैं फ्रांसीसी क्रांति को मैं 4 कारणों से, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण के रूप में प्रकाशित करने का, के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। राजनीतिक कारण, फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र, लुई 16वें का चरित्र, मेरिया एंटवाइनेट, लुई 16वें की पत्नी जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उनकी नीतियां, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था, पतनशील सामंत वर्ग, ये कारक थे फ्रांसीसी क्रांति में के राजनीतिक कारणों में, जो कि फ्रांस की जो राजनीतिक कारण है उसके महत्वपूर्ण आयाम थे। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र की स्थापना जो हेनरी चतुर्थ ने की थी, वह बुर्गो वंश का प्रथम शासक था। उसने सामंती अराजकता को समाप्त करके दृढ़ राजवंश की स्थापना की। राजतंत्र की इस दृढ़ता को प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह प्रधानमंत्री कार्डिनल रिचलू ने किया। लुई 16वें का चरित्र, इस पे आने से पहले मैं इस क्रांति के जो एक कालानुक्रम है शासकों का, जो एक क्रोनोलॉजी है शासकों की, उस पर प्रकाश डालता हूं।
लुई 13वें का शासनकाल 1610 से 1643 ईस्वी। लुई 14वें का कार्यकाल 1643 से 1715 ईस्वी। लुई 15वें का शासनकाल 1715 से 1774 ईस्वी। लुई 16वां 1774 में शासक के रूप में सिंहासन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 लुई 16वें के शासनकाल में हुई। तो जिस प्रकार से मैंने फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र को रेखांकित किया, तो लुई 16वें का चरित्र इसके महत्वपूर्ण कारक थे। इनके पूर्ववर्ती शासकों के थोड़ा सा चरित्र पर हम अगर प्रकाश डालें, तो लुई 14वां, जिसने कि वर्साई में राजप्रासाद बनाया, प्रासाद माने महल, एक पेरिस में राजप्रासाद होने के बावजूद वर्साई में एक राजप्रासाद बनवाया। इसके शासनकाल में फ्रांसीसी जो राजतंत्र है वह निरंकुशता की चरम सीमा पर था। लुई 15वां राजकोष रिक्त हो चुका था। इसके बावजूद लुई 15वां ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध व सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को झोंक के फ्रांस की सहभागिता करके उसकी वित्तीय स्थिति को अत्यंत शोचनीय बना दिया। लुई 16वें का चरित्र, लुई 16वें जो कि 1774 में शासक हुआ, राजनीतिक सूझबूझ व दृढ़ संकल्प का अभाव। वास्तव में उसकी अपनी रुचि नहीं थी। उसकी पत्नी मेरिया अंतवाइनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, का व्यापक प्रभाव इस पर था और जो कि इस क्रांति की फ्रांस की इस राज व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। मिराबो के अनुसार, मिराबो ने लिखा कि क्या कि राजा के निकट अगर केवल एक व्यक्ति था तो वह थी उसकी पत्नी। राजा के निकट अगर कोई एक व्यक्ति था तो वह थी उसकी पत्नी। मेरिया अंतवाइनेट के पश्चात दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। राज्य का प्रमुख राजा था जो व्यक्तिगत और स्वेच्छाचारी शासन करता था। राजा की इच्छा ही कानून थी। मगर आप विडंबना देखिए कि मध्ययुगीन स्टेट्स जनरल, जो कि राष्ट्रीय सभा के समान थी, 1615 ईस्वी के पश्चात नहीं बुलाई गई थी। मेडलिन ने इस दोषपूर्ण शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मेडलिन का कथन है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वस्तुतः कोई व्यवस्था थी ही नहीं। प्रश्न तो तब उठता कि व्यवस्था अच्छी है या बुरी, जब कोई व्यवस्था हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मेडलिन ने कहा कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, वस्तुतः कोई व्यवस्था थी ही नहीं। अगला आयाम राजनीतिक कारणों में पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था। पूरी इस राजनीतिक व्यवस्था का आधार, इसको आप देखिए कि दो प्रकार से वर्ग बटा हुआ था। एक धनी सामंत वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। धनी सामंत वर्ग कर से मुक्त, निर्धन वर्ग कर से युक्त। अपनी आय का 80% तक कर इस निर्धन वर्ग व्यय करता था। धनी सामंत वर्ग कर से मुक्त था,
यद्यपि उसके पास अधिक संपत्ति होती थी फिर भी वह कर से मुक्त था, और निर्धन वर्ग जो कि 80% अपनी आय का जो भाग था वह कर के रूप में देता था। पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था के आयाम में दो प्रकार के कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में हम जागीर, निजी संपत्ति और आय पर प्राप्त कर को समाहित करते हैं। अप्रत्यक्ष कर यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष था उत्पीड़न का साधन बन गए थे। ठेकेदार बलपूर्वक उसकी उगाही करते थे तो इससे व्यक्ति का शोषण बहुत अधिक होता था। एंड द लास्ट वन इज पतनशील सामंत वर्ग। तो राजतंत्र के समान सामंत वर्ग भी दुर्बल व पतनशील हो चुका था। इसका जो मुख्य कार्य था वह अपने कार्य से भटक चुका था और वही वर्साई के राजप्रसाद में ही अपना सारा जीवन जो अपना विशेष वर्ग सामंत वर्ग था वहीं पे अपना ऐशो आराम में बिताया करता था। ये हुआ फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। असमानता, जैसा मैंने पूर्व में बताया, असमानता स्पष्ट दृष्टव्य थी। असमानता बिल्कुल क्लियर थी कि किस प्रकार से समाज दो भागों में विभक्त था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकार से दूर वर्ग, निर्धन वर्ग, तृतीय वर्ग। तो फ्रेगोइट का कथन है असमानता के परिप्रेक्ष्य में। फ्रेगोइट ने कहा कि 1789 ईस्वी की क्रांति निरंकुशता की अपेक्षा असमानता के विरुद्ध विद्रोह था। फ्रेगोइट ने कहा 1789 ईस्वी की क्रांति निरंकुशता की अपेक्षा असमानता के विरुद्ध विद्रोह था। तो निश्चित रूप से वह स्पष्ट द्रष्टव्य है कि किस प्रकार की असमानता समाज में व्याप्त थी और किस प्रकार की जो तृतीय वर्ग है वह एक प्रकार से उपेक्षित वर्ग साबित हुआ। सामंत वर्ग, सामंत वर्ग थोड़ा सा मैं यहाँ कंपैरेटिव एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे किस प्रकार से कितने प्रतिशत इसकी जनसंख्या और कितना प्रतिशत ये संपत्ति का उपयोग करते थे, राजकीय संपत्ति का। सामंत वर्ग फ्रांस की कुल आबादी का 1% सामंत वर्ग था। धनी सामंत वर्साई के राजप्रसाद में रहता था, प्रशासन में उच्च स्थान प्राप्त करता था। वह 1/5 भाग की भूमि के वे स्वामी थे। 1/5 भाग अर्थात 20% जो हिस्सेदारी थी वह इस सामंत वर्ग की। सामाजिक कारणों में जो अगला वर्ग है वह पादरी वर्ग। जनसंख्या के हिसाब से इनका प्रतिशत 1% से भी कम। ये इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उच्च पादरी वर्ग जिसमें आर्क बिशप, बिशप और मठों के जो विशेष अधिकारी हैं वो, और निम्न पादरी वर्ग जिसमें साधारण पादरी जिनका जनता से संपर्क था और सकारात्मक रूप से कहा जाए तो इन पर दार्शनिकों का भी प्रभाव था। अब ये विशेष श्रेणी तृतीय श्रेणी सामाजिक कारण का एक फेज। तृतीय श्रेणी इनकी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बहुसंख्यक जनता जो तृतीय श्रेणी में थी कुल आबादी का लगभग 99% आबादी तृतीय श्रेणी की। इसके अंतर्गत जो विशेषाधिकार वर्ग था वह व्यापारी, शिक्षित वर्ग, कृषक तथा शिल्पकार इसमें इसके अंतर्गत आते।
तो जो आशय ये है कि ये जो तृतीय वर्ग था यह कर से युक्त था, अपनी आय का इसे अधिकांश भाग कर के रूप में राष्ट्रकोष में देना पड़ता था। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण के पश्चात हम आर्थिक कारण पर प्रकाश डालते हैं। तो आर्थिक कारण में आर्थिक संकट तात्कालिक कारण था। निश्चित रूप से जिस प्रकार की व्यवस्था फ्रांस में थी और शासकों के द्वारा राजकीय संपत्ति के राजस्व बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, अपितु उत्तरवर्ती शासक निरंतर युद्धों में और ऐशो आराम में जिस प्रकार से राजकोष का अपव्यय करते जा रहे थे, आर्थिक संकट फ्रांस में चरम पर आ गया था, फ्रांस में व्यापक आ गया था। दूषित कर प्रणाली, दूषित कर प्रणाली जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो कर की प्रणाली थी वह स्पष्ट नहीं थी। एक वर्ग था विशेषाधिकार वर्ग, जिसे विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो कर से मुक्त था, और दूसरा वर्ग था जो एक तृतीय श्रेणी वर्ग था, वह कर से युक्त था। तो ये जो कारण थे वो भी फ्रांस के आर्थिक कारण को प्रभावित किए। अति अपव्ययी दरबार, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि लुई 14वें ने वर्साय में राजप्रसाद बनवाया। लुई 15वां विलासी प्रवृत्ति का था। लुई 16वें में एक दरबार का व्यय 10 करोड़ डॉलर वार्षिक था। रानी एंटवाइनेट, मेरिया एंटवाइनेट, जिसे हम मैडम डेफिसिट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मैडम डेफिसिट कहते हैं, उनका अपव्यय इनके अतिरिक्त था। तो ये सारे जो आयाम हैं, लुई 14वें के वर्साय का राजप्रसाद बनवाना, लुई 15वें की विलासी प्रवृत्ति, लुई 16वें की जो नीतियां थी, जो लुई 16वें का जिस प्रकार से मेरिया एंटवाइनेट का जो प्रभाव था, जिस प्रकार से दरबार का व्यय था, ये सारे कारण जो थे अति अपव्ययी दरबार के रूप में फ्रांस के आर्थिक कारण को प्रभावित किया। युद्धों पर व्यय लुई 14वें के शासनकाल में क्रमशः 4 युद्ध, लुई 15वें ने धन न होते हुए भी युद्ध लड़ा, और लुई 16वें के शासनकाल में राष्ट्रीय ऋण बढ़ चुका था। ये कारण एक प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण में महत्वपूर्ण साबित हुए। जैसा कि मैंने बताया पूर्व में कि तृतीय श्रेणी मध्यम श्रेणी में एक वर्ग था, वह दार्शनिक बौद्धिक कारण ने भी फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया। उन बौद्धिक कारकों में जो हमारे दार्शनिक थे, वो चाहे मॉन्टेस्क्यू हो, वॉल्टेयर हो, रूसो हो, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो विचार हैं, इनका जो दर्शन है, इसने भी फ्रांसीसी क्रांति की नीतियों में एक प्रकार से राजतंत्र को नेस्तनाबूद करने में मदद दी। मॉन्टेस्क्यू यह राजतंत्र का समर्थक था, किंतु ऐसा राजतंत्र नहीं जो फ्रांस में था, वह इंग्लैंड के समान सीमित राजतंत्र का समर्थक था। और उसने जो अपनी एक किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, जिसे हिंदी में कहते हैं कानून की आत्मा, उसमें इन नीतियों को क्रियान्वित किया है, उनको रेखांकित किया है। वॉल्टेयर मुख्य कार्य चर्च की असहिष्णुता तथा पाखंड पर आक्रमण करना, चर्च की हर बुराई की कटु आलोचना की,
महान लेखक, निबंधकार व दार्शनिक था। हेजन के अनुसार, हेजन ने वॉल्टेयर के संबंध में यह कहा कि वॉल्टेयर के युग से यह प्रमाणित होता है क्या कि लेखनी में तलवार से अधिक बल होता है। क्या कहा हेजन ने? हेजन ने वॉल्टेयर के संदर्भ में कहा कि वॉल्टेयर के युग से यह प्रमाणित होता है कि लेखनी में तलवार से अधिक बल होता है। यह कोटेशन हेजन का है। और लास्ट वन इज रूसो, जीन जैक्स रूसो, 1772 से 1770, बहुत महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर पूछा जाता है। सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पुस्तक का नाम सामाजिक संविदा में जिन सिद्धांतों की स्थापना की उससे फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हुआ और गणतंत्र स्थापित हुआ। तो जो रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रचना है उसका जो पहला क्रांतिकारी वाक्य ही इससे शुरू होता है। क्या है वो? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, बंधनों में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से रूसो के परिप्रेक्ष्य में नेपोलियन ने भी कहा था क्या कि नेपोलियन ने कहा रूसो के परिप्रेक्ष्य में कि अगर रूसो ना होता तो यह क्रांति ना होती, यह अक्षरशः सत्य है। इस प्रकार से इन नटसेल फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण ये एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सिद्ध हुए जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को कारकों में प्रभावित किया। तो ये एक महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।